Hello everyone, welcome back to my channel that is Sakshi's Vidya Sadhana। तो आज हम करने जा रहे हैं NCERT क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए अब बात करते हैं विच डेट्स के बाद में। कौन सी डेट, क्या डेट इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए, ब्रिटिश हिस्टोरियंस के लिए कौन सी डेट इम्पोर्टेंट होती थी और हमारे इंडियन सोसाइटी के रिस्पेक्ट में कौन सी डेट्स इम्पोर्टेंट होनी चाहिए या होती हैं। तो आइए देखते हैं। पहली बात, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट एज इम्पोर्टेंट। मतलब हम जो डेट्स इम्पोर्टेंट चुनते हैं कि ये वाली डेट, पर्टिकुलर डेट इम्पोर्टेंट है, ये किस बेसिस पे चुनते हैं। तो आइए देखते हैं। Dates become vital because we focus on a particular set of events as important. Dates इसलिए important बन जाती हैं क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि वो पर्टिकुलर जो इवेंट है वो कब हुआ, और वो जब भी हुआ होता है उसी डेट को हम इम्पोर्टेंट मार्क कर देते हैं। जैसे कि historians, in the histories written by British historians, the rule of each governor general was important. उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है गवर्नर जनरल के रूल को। दीज हिस्ट्रीज बिगिन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल माउंट वॉरेन हेस्टिंग। आपको पता है फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग से लेके इनकी हिस्ट्री कहाँ पर जाके खत्म होती है, लास्ट वाइसरे लॉर्ड माउंटबेटन तक, इन सेपरेट चैप्टर्स। और ये जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस अपनी बुक लिखते थे, इनके अलग अलग चैप्टर्स में क्या क्या दिया रहता था कि किस वायसराय ने, किस गवर्नर जनरल ने क्या क्या काम करे थे। जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहाउसी, कैनिंग, लॉरेंस, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इन सब ने अपने अपने टाइम में क्या क्या किया, क्या अचीवमेंट्स थी, क्या पॉलिसीज थी, इनके बारे में अलग अलग चैप्टर्स में दिया रहता है। इट वॉज seemingly never-ending succession of a governor generals and viceroy. All the dates in the history books were linked to these personalities, to their activities, policies, achievement. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapters of the history of the British India. ये जो अपनी बुक में लिखते थे, इनमें कहीं भी जगह नहीं है हम इंडियंस के लिए। तो फिर हम कैसे फोकस करें अपने इंडियन ग्रुप्स के बारे में, अपने इंडियन सोसाइटी के जो हमारे ग्रुप्स हैं, अदर देन गवर्नर जनरल, कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनके बारे में हम कैसे फोकस करेंगे। क्योंकि इनकी जो भी हिस्ट्री की बुक है उसमें इंडियंस के लिए कोई भी जगह नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल्स की बात करते हैं। देखिए, दे हैव नो स्पेस। किसके लिए स्पेस नहीं है, हम इंडियंस के लिए स्पेस नहीं है। तो व्हाट देन डू वी डू। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बस यही कर सकते हैं कि हमें एक ज़रूरत है अलग ही फॉर्मेट की हिस्ट्री के, जहाँ पर नई डेट्स होंगी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी। तो इसी के साथ क्या हो जाता है, जब एक नए इवेंट पे हम फोकस करने लगते हैं तो उस नए इवेंट्स के साथ नई डेट्स आती हैं और पुरानी डेट्स हट जाती हैं और एक नया सेट आ जाता है डेट्स का, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए देखते हैं हाउ डू वी पीरियडाइज। हमने अपनी हिस्ट्री को कैसे पीरियड्स में अलग अलग बांटा है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। In 1817, James Mill published a history of British India. He divided Indian history into 3 periods. अब ये जेम्स मिल कौन है देख लेते हैं। ये जो जेम्स मिल थे ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और ये एक इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इस ही बुक में इन्होंने क्या किया, जो इंडियन हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। देखिए, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, इन 3 पार्ट में उसने क्या कर दिया है, हिस्ट्री को डिवाइड कर लिया। आइए देखते हैं जेम्स मिल हमारे बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या क्या और सोचा करते थे, उनकी क्या धारणाएं थी। पहली चीज,
He thought that all Asian societies were at lower level of civilization than Europe. उनका मानना ये था कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज हैं, एशियन सोसाइटी मतलब एशिया में ही इंडिया आती है, यानी कि इंडिया, ये सब लोअर लेवल पर हैं सिविलाइजेशन के मामले में, सभ्यता के मामले में, किससे? यूरोप से। इन्होंने यूरोप को बताया कि यूरोप ज्यादा सभ्य है इन कंपैरिजन टू इंडिया। ही फेल्ट दैट ब्रिटिश रूल सिविलाइज इंडिया। इनका मानना ये था कि जो ब्रिटिश रूल है उसने इंडिया को सभ्य बनाया है, सिविलाइज किया है। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ द डार्कनेस। और ये भी बोलते थे कि जो पीरियड रहा है, जो काल रहा ब्रिटिश रूल से पहले, वो अंधकार का काल था, डार्कनेस का काल था। अब इन्होंने जो ये पीरियडाइजेशन किया था हिंदू मुस्लिम वाला, आप बताइए, इन एनी केस डू वी रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? क्या किसी भी स्थिति में हम इंडियन हिस्ट्री को हिंदू और मुस्लिम में बांट सकते हैं? क्या ये सही रहेगा रिलीजन के बेसिस पे बांटना? क्योंकि आज से ही नहीं, बहुत पुराने समय से ही हमारी कंट्री में एक साथ बहुत सारे रिलीजन साथ में रहते हुए आ रहे हैं और आज भी हैं एक ही टाइम पे। तो ये कहना सही नहीं होगा कि एक पीरियड को आप हिंदू कह दें और एक पीरियड को आप मुस्लिम कह दें। कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जो हिस्ट्री को एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ प्रॉब्लम इसके साथ भी है, इस डिवीजन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। दिस पीरियडाइजेशन इज ब्रॉट फ्रॉम वेस्ट, वेयर मॉडर्न पीरियड एसोसिएट विद द ग्रोथ ऑफ साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी। ये जो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वेस्ट साइड से आया है, वही वेस्टर्न कंट्रीज से आया है। और यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियड बताया गया है वो वाला मॉडर्न पीरियड है जहाँ से साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी की क्या होती है? ग्रोथ होती है। लेकिन क्या हम इस कैरेक्टराइजेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी हिस्ट्री के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे हमारे यहाँ बिल्कुल भी इक्वलिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी। और इसलिए कुछ और अन्य हिस्टोरियंस ने इस वाले पीरियड को नाम दिया है कॉलोनियल। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉलोनियल की। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि कुछ हिस्टोरियंस ये जो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न का जो कॉन्सेप्ट था इससे एग्री नहीं करते थे। उनका कहना था कि मॉडर्नाइजेशन तो इंडिया के अगर रेस्पेक्टिव देखा जाए तो वो हुआ ही नहीं था, क्योंकि हमें ना इक्वलिटी थी, ना लिबर्टी थी, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने उस पीरियड को नाम दिया था कॉलोनियल। तो आइए देखते हैं ये कॉलोनियल होता क्या है। बिलोंगिंग टू अ कंट्री दैट कंट्रोल्स अनदर कंट्री। कॉलोनियल कॉलोनियल मतलब होता है वो पीरियड जहाँ पर एक कंट्री दूसरी कंट्री को कंट्रोल करती है। जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया को कंट्रोल किया, तो वो जो पीरियड हो गया उसे हम कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। और जो कंट्री पर रूल किया जा रहा है वो कॉलोनी हो गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटेन की। अब देखिए, इन शॉर्ट हम देख लेते हैं कि क्या हुआ था। ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए। आए तो वो ट्रेडिंग करने के लिए थे, लेकिन फिर यहीं रह गए, बस गए यहीं पर, और लालच आता गया उनको। और ईस्ट इंडिया कंपनी से फिर क्राउन के हाथ में चली गई सारी पावर। और फिर तो आपको पता ही है उन्होंने ये ऐसे किया कैसे। पहले तो वो आ गए इंडिया, देन उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, सब्जुगेटिंग द लोकल नवाब्स एंड राजास। जो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के जो नवाब्स और राजास होते थे उनको दबाना शुरू किया, टॉर्चर करना स्टार्ट किया, और कुछ को पैसे के लालच से या अलग अलग तरीकों से अपने फेवर में कर लिया। और इन दी एंड धीरे धीरे करके उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश कर ही दिया इंडिया में। तो ये तो हो गई शॉर्ट बात।
आगे इस बुक में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ दे एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड रेवेन्यू, कैसे कैसे उन्होंने धीरे धीरे करके हमारी इकोनॉमी और रेवेन्यू पे कंट्रोल किया। और यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस दैट ब्रिटिश ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज कस्टम एंड प्रैक्टिस। और आगे हमें ये भी पता चलेगा कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे हमारे रीति रिवाज, हमारी वैल्यूज और कस्टम्स में चेंजेस लेके आया। और कोलोनाइजेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। When the subjugation of one country by another leads to these kind of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process of colonization. जब कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री पे इस तरीके से कंट्रोल करती है कि उसके जिस कंट्री पे वो कंट्रोल कर रही है उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर हर तरह के उसमें चेंजेस होने लग जाएं, तो उसी प्रोसेस को कोलोनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि जब ब्रिटेन आए तो उस ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना दिया और धीरे धीरे इंडिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल हर तरह की चेंजेस इंडिया में हमें देखने को मिलते रहे। हम आगे पढ़ेंगे किताबों में, हमें भी पता चलेगा। तो इसी प्रोसेस को हम कोलोनाइजेशन कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये इफेक्ट है कोलोनाइजेशन, जो चेंजेस आ रहे हैं ना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर, जो चेंजेस हुए इंडिया में ब्रिटेन की वजह से कॉलोनियल पीरियड में, उसको हम कोलोनाइजेशन कह सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कोलोनाइजेशन क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू वी नो, मतलब जो हम हिस्टोरियंस ने कैसे पता लगाया कि हिस्ट्री में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके सोर्सेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Do like, share and subscribe to my channel, that is Sakshi's with the Sadhna. Thank you.